नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। डेली करंट अफेयर्स के सीरीज़ में आज हम लोग 8 सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसी कड़ी में देखते हैं पहला प्रश्न है कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अभी हाल ही में कौन सा अभियान लॉन्च किया है। विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली बाय यूनियन आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, ये देश का एक मंत्रालय है। एक मिनट, ठीक है, देश का क्या है, एक मंत्रालय है, केंद्रीय मंत्रालय है और इसने एक अभियान लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है? आयुष आपके द्वार, आयुष आपके घर, आयुष आपके पास और आयुष आपके साथ। देखिए, अब घर पास साथ में कंफ्यूज होंगे, सही आंसर क्या है इसका? आयुष आपके द्वार, ये इसका कैंपेन है। तो देख लेते हैं भैया कैंपेन क्या है। ठीक है, कैंपेन देखिए क्या है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं, हिंदी में भी है। भारत सरकार ने औषधि पौधे वितरित करने के लिए शुरू किया आयुष आपके द्वार, मतलब आयुष आपके द्वार कैंपेन फ्रॉम मोर देन 45 लोकेशन अक्रॉस द कंट्री। और उद्देश्य क्या है? जो है लगभग 75 लाख हाउस होल्ड के, यानी 75 लाख परिवारों को क्या दिया जाएगा? मेडिसिनल प्लांट सैपलिंग्स दिया जाएगा। इसका मतलब क्या? औषधि जो पौधे होते हैं, जैसे कि अगर बात करें, क्या लिखा है, तेज पत्ता है, स्टेविया है, अशोक है, गिलोय है, अश्वगंधा है, ठीक है, लेमन ग्रास है, तुलसी है, ठीक है, सर्पगंधा है, आंवला है। तो इस तरह के औषधि जो पौधे होते हैं उनको क्या किया जाएगा? घर घर बांटा जाएगा। ठीक है, उनको वितरित किया जाएगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? आयुष आपके द्वार। इससे क्या होगा कि जैसे कि आपको पता है कि आयुर्वेद को लेकर लोगों के अंदर और जागरूकता आएगी और उसके यूजेस को लेकर और ज़्यादा जो है लोगों को संवेदनशील बनाया जाएगा। देखिए अभी क्या हुआ, कोरोना संकट में क्या हुआ था? कोरोना संकट में सब लोग ने गिलोय उठा के रख लिया, जितने भी मेडिसिनल और आयुर्वेदिक मेडिसिन थी उन सब का मतलब पूरी तरह से सेवन करना शुरू कर दिया, बिना किसी अनुपात के, बिना किसी मात्रा के सब शुरू कर दिया। उसका साइड इफेक्ट भी हो गया, क्योंकि क्या होता है, आपने गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा खा ली, यानी काढ़ा बना बना के खूब पी लिया और आंतों में इन्फेक्शन हो गया, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया। इसीलिए आयुर्वेद को लेकर थोड़ा जागरूक भी करने की ज़रूरत है। इसी दिशा में एक कदम उठाया गया है। ठीक है, आयुष मंत्रालय से एक और प्रश्न बन सकता है, कई प्रश्न बन सकते हैं। देखो, आयुष जो मंत्रालय काफ़ी चर्चा में रहा है अभी। ठीक है, पहली बात, आयुष मंत्रालय का मतलब क्या है? ये देश के अंदर जो नेचुरोपैथी है, क्या है? नेचुरोपैथी, उसको प्रमोट करती है। नेचुरोपैथी का मतलब होता है प्राकृतिक चिकित्सा। नेचुरोपैथी को क्या बोलते हैं बच्चा? प्राकृतिक चिकित्सा को प्रमोट करता है। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या कहा जाता है? ए से आएगा आयुर्वेद, ठीक है, वाई से आएगा क्या? योगा, ठीक है, यू से आएगा यूनानी पद्धति, एस से आएगा सिद्ध और एच से आएगा होम्योपैथी। तो ये सब कुछ क्या है? 4-5 तो नेचुरोपैथी की ब्रांचेज है। इनको भारत में बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है, क्योंकि एलोपैथी क्या होता है? एलोपैथी का भी अपना काम है और इन सबको भी अपना काम है, तो सबको प्रमोट करने का यहाँ पर काम किया जाएगा। तो आयुष मंत्रालय का ये काम है। आयुष मंत्रालय के अभी हाल ही के कुछ इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव थे वो देख लेते हैं कि उन्होंने नमस्ते योगा ऐप लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? नमस्ते योगा ऐप, जो कि अभी यूपीपीटी में पूछा भी गया था कि कौन सी मंत्रालय ने नमस्ते योगा ऐप लॉन्च किया था। तो नमस्ते योगा ऐप जो है पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या पूछी जा सकता है? अभी हाल ही में किसने, आयुष मंत्रालय ने एक और एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा कि आप अगर ऑफिस वाले हैं, आप वर्किंग पर्सन हो, तो आपको टाइम नहीं मिलता है, तो कैसे आप घर बैठे योग कर सकते हैं, तो उस एप्लीकेशन में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अब आपको बताना है कि वो एप्लीकेशन क्या है, कमेंट में बताना है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते हमने आपको पढ़ाया था कि आयुष मंत्रालय ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसमें आप घर बैठे योगा की जानकारी ले सकते हैं। उस ऐप का नाम आपको कमेंट करना है। बताइए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ सिम्बेक्स नामक सैन्य अभ्यास संपन्न किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख रहे हैं कि हम लोग हर हफ्ते किसी न किसी, हर महीने कोई ना कोई सैन्य अभ्यास कवर कर लेते हैं, जिससे आपका सैन्य अभ्यास कवर हो रहा है। पिछले हफ्ते हमने सऊदी अरब का कवर किया था। वो सऊदी अरब वाले का नाम क्या था? अल मुसाद अल हिंदी। यूएई का नाम था जायद तलवार, ठीक है। फिर अल बहर करके नाम था किसका? कतर वाले का। तो ये सब हमने कवर किया था। जर्मनी के साथ भी कवर किया था, हालांकि उसका कोई कोड नेम नहीं था। तो इस बार देखिए सिम्बेक्स है, क्लियर। तो रिसेंटली इंडियन नेवी हैज़ कंडक्टेड अ नेवल एक्सरसाइज नेम्ड सिम्बेक्स विद विच कंट्री? पूछ लिया जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए, श्रीलंका, सिंगापुर, स्पेन, साउथ अफ्रीका। एस है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसीलिए मैंने ऑप्शन में सब एस रखा है। इसका सही आंसर क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर के साथ भारतीय नौसेना प्रत्येक वर्ष क्या करती है? जो है सिम्बेक्स नामक सैन्य अभ्यास करती है। ठीक है, क्लियर है। एक और चीज़ है, आज ही एक न्यूज़ है, क्या एक और सैन्य अभ्यास कंडक्ट किया भारतीय नौसेना ने, उसका नाम है ऑसी इंडेक्स। क्या नाम है? ऑसी इंडेक्स, क्लियर है, ऑसी इंडेक्स।
तो यहाँ पर देखो एकदम सिंपल सा बात है, AUS से ऑस्ट्रेलिया, OIND से क्या हो गया, इंडिया। तो ऑसी इंडेक्स यहाँ डिफेंस एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता पूछा जा सकता, फिर भी इसको याद रखिएगा, ऑसी इंडेक्स भी नेवल एक्सरसाइज अभी कंडक्ट हुआ है। तो भारत ने सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स किया है और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑसी इंडेक्स किया है, ठीक है, समझ में आया। हाँ, और देख ले न्यूज़, ये इंडिया सिंगापुर कंडक्टेड 3 डे नेवल एक्सरसाइज। अच्छा, ये कौन सा सेशन था, 28वां एडिशन था, यानी कि 28वां संस्करण था। इसके पहले 27 बार ये नेवल एक्सरसाइज हम सिंगापुर के साथ कर सके हैं। बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में पूछा जा सकता कि भारत की तरफ से कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया था, INS रणविजय, और उनके तरफ से क्या कहते हैं कि INS कोरा, ठीक है, INS कोरा और INS रणविजय। बहुत ज़्यादा जाएगा तो ठीक है। सिंगापुर की बात कर लेते हैं। तो सिंगापुर साउथ ईस्ट एशियन, जो कि एशियान देश होता है, एशियान देश, ठीक है, उनका संगठन है साउथ ईस्ट एशियन, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रहा सिंगापुर। इसी को जूम कर देते तो ये सिंगापुर होती है। इसकी राजधानी भी सिंगापुर सिटी है और इसकी करेंसी सिंगापुर डॉलर है, ठीक है, सिंगापुरी डॉलर है, ठीक है, सिंगापुरी। इसका पुराना नाम सिंहपुर था। जब तब क्या हुआ था, राजेंद्र चोल नाम का एक राजा हुआ करता था दक्षिण भारत में, चोल वंश का। इसने इस पूरे इतने रीजन को जीत लिया था। तो जीतने के बाद इसका नाम सिंहपुर रख दिया था। तो सिंहपुर से सिंगापुर हो गया, ठीक है। अब क्लियर है, तो ये बात है। हाँ, तो ध्यान दीजिए इसको, और जूम अगर हम करें तो इसके अंदर जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आपको एक संधि पढ़ाई थी, जल संधि। उस जल संधि का नाम क्या है, मलक्का। क्या नाम है, मलक्का। याद आया। मलक्का जल संधि किन किन देशों को अलग करती है, इंडोनेशिया को अलग करती है और मलेशिया को अलग करती है। बीच में यहीं पर सिंगापुर हो जाता है। देखिए अब समझ में आया, फिर से देख लेते हैं। मलक्का यहाँ पर किसको, एक ये हो गया इंडोनेशिया और एक हो गया मलेशिया। बीच में थोड़ा सा देश क्या है, इतना पीला पीला जो दिखा रहे थे अभी हम, सिंगापुर है, ठीक है। तो मलक्का जल संधि भी कवर कर लीजिएगा, ठीक। हाँ, और सिंगापुर की बात हो गई। सिंगापुर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा सकता है कि भारत में देखिए क्या होता है, विदेशी निवेश होता है, किस रूप में होता है, FDI के रूप में होता है। किस रूप में होता है, FDI। FDI का मतलब हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। इसमें क्या होता है, ऐसे विदेशी निवेश जो सीधे सरकारों की परमिशन के बिना सीधे जो है भारत में निवेश हो जाती है, उनको FDI कहते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। इसमें कम से कम किसी कंपनी का 10% या इससे ज़्यादा का शेयर आपको खरीदना होता है। तो इस तरह का कुछ रूल्स हैं, वो फॉलो करने होते हैं। तो FDI क्या होता है, भारत सरकार के जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा साधन होता है। इट इज़ वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ गेटिंग फॉरेन करेंसी इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि विदेशी जो आएगा डॉलर लेकर आएगा। तो आपसे एक प्रश्न बन सकता है, भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से आता है, तो किस देश से आता है, सिंगापुर। सिंगापुर पिछले कई सालों से टॉप पे है। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश भारत में होता है। सिंगापुर के बाद दूसरे पे है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोग भारत में बहुत ज़्यादा निवेश करते हैं। तीसरे पे है मॉरिशस है, तीसरे पे मॉरिशस। ये 3 नाम आपको याद रखना है FDI जब भी बात आए, क्योंकि इन तीनों से प्रश्न बनते हैं। सिंगापुर पहले पे, USA सेकंड पे, मॉरिशस थर्ड पे है। तो सिंगापुर यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। तो आई थिंक इतना काफ़ी होगा सिंगापुर के लिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विच बैंक हैज़ रिसेंटली मेड इंडियन वीमेन हॉकी प्लेयर रानी रामपाल एंड इंडियन वीमेन क्रिकेट प्लेयर स्मृति मंधाना इट्स, यहाँ डबल IT हो गया, इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो किसने बनाया है, तो इसका सही आंसर क्या है, इक्विटॉस बैंक। क्या, इक्विटॉस बैंक। और देखते हैं न्यूज़। देखिए ये इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक अपॉइंट्स रानी रामपाल एंड स्मृति मंदाना एज ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। अपना इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है, इक्विटॉस बैंक। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग इस बैंक को नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यानी कि SMB है, सॉरी SFB है, SFB। ये क्या होता है, लघु वित्त बैंक। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु वित्त बैंक बोलते हैं, ठीक है। अब ये लघु वित्त बैंक क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, हालांकि इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी समझ लेते हैं होता क्या है, ठीक है। लघु वित्त बैंक, देखो नाम से लग रहा है स्मॉल, यानी छोटा। जितने भी छोटे उद्योग होते हैं, यानी कि MSME हो गया, या छोटे फार्मर्स हो गए, इन सबको जो लोन की आवश्यकता होती है बहुत छोटे स्तर की होती है। तो इन सब ग्राहकों को टारगेट करते हुए जो बैंक बनाई जाती है, उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक कहा जाता है, ठीक है। आपने अपने क्षेत्र में भी देखा होगा AU बैंक। ये AU भी क्या है, एक प्रकार का स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है। इनका दायरा क्या होता है, बड़ा छोटा होता है। इनकी जो रेंज होती है बहुत छोटी होती है। वो छोटे छोटे उद्योगों को ये देते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटॉस बैंक, जो कि छोटे स्तर पर लोन देती है, छोटे स्तर पर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, और इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया इन महिला खिलाड़ियों को, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आज का,
कि किस राज्य में देश का पहला समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निश्चित तौर पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। विच स्टेट विल सेट अप द फर्स्ट ड्यूगोंग? देखो समुद्री गाय को ड्यूगोंग बोलते हैं इंग्लिश में, और कभी कभी हिंदी में भी ऐसे लिख देता है। तो ठीक है, ड्यूगोंग में जो लोग नोट्स बनाते हैं वो ड्यूगोंग लिखिएगा, ठीक है सर, और ब्रैकेट में समुद्री गाय लिख दीजिएगा, ठीक। तो ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन इंडिया, ये देश का पहला ऐसा कंजर्वेशन रिजर्व होगा। तो कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? सही आंसर क्या है इसका? तमिलनाडु में। और देखते हैं न्यूज़ को। तमिलनाडु गवर्नमेंट टू सेट अप ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन पाक बे। पाक बे क्या है, अभी हम आपको लोकेशन दिखाएंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है, और देखते हैं। देखिए ये होता है, इनका फोटो आप देख लीजिए। ये मछली की तरह होते हैं, बट मछली नहीं होते, ये स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, मरीन मैमल्स हैं, समुद्री स्तनधारी। ये विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि इनकी जो संख्या है 250 के आसपास बची हुई बस पूरी दुनिया में, और इनको बचा के रखना मानव सभ्यता के लिए बड़ी चुनौती का काम है। इनको सी काऊ भी बोला जाता है, ठीक है भाई। हर एक जीव का प्रकृति में कुछ ना कुछ रोल है, उसका रोल डिसाइड किया गया है नेचर के द्वारा। अगर वो विलुप्त हो जाएगा मानवीय क्रियाओं के द्वारा, तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है, उसका कार्य जो करता है वो कौन करेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ये पाक बे, यानी पाक बे का मतलब पाक खाड़ी। देखिए ये रहा आपको पाक स्टेट, दिखा आपको? भारत और श्रीलंका के बीच में और आते हैं इधर देखिए। तो जो पाक खाड़ी है वो ये रहा, ये वाला देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? पाक बे कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? पाक बे, यानी कि पाक खाड़ी, ठीक है। और ये पाक स्टेट क्या होता है? पाक जलडमरू मध्य होता है। ये क्या करता है? जलडमरू मध्य का काम क्या होता है? दो स्थलों को अलग करना और दो जल राशियों को जोड़ना। तो किसको कौन कौन से लैंड मास उसको अलग करती है? तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है पाक स्टेट किसको अलग करती है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है। जोड़ती किसको है भैया? ये बे ऑफ बंगाल है। उधर क्या है आपका? एक मिनट, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। इधर बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल खाड़ी, और इधर क्या है आपका? इंडियन ओशन। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। और यही बीच में आपका क्या है? पाक बे। तो यहीं पर बनाया जाएगा क्या? ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। और इसमें क्या होगा? समुद्र में इनको रिजर्व मतलब कंजर्व करने का जो है प्लान है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। देश का पहला है ये, तमिलनाडु में स्थापित। तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए तमिलनाडु स्टेट है। तमिलनाडु को कैपिटल क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन है। तमिलनाडु के गवर्नर अभी ये बनवारी लाल पुरोहित है, जो कि पंजाब के गवर्नर हैं। इनको तमिलनाडु का एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है, ठीक है। तमिलनाडु का स्टेट डांस जो है वो क्या है? भरतनाट्यम। आपको पता है यहाँ का जो नृत्य है फेमस है, शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है भरतनाट्यम, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर नेशनल पार्क की बात करें तो 4-5 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। एक है मुकुर्ती, क्या है? मुकुर्ती। दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार। ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है एक तरह का खाड़ी है, यहाँ पर है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। और ये एक मरीन रिजर्व है, क्या? मरीन नेशनल पार्क है। कभी कभी ये पूछ लेता है समुद्री नेशनल पार्क, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार क्या है? मरीन नेशनल पार्क यानी समुद्री नेशनल पार्क है। मुदुमलाई भी एक नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। अगस्तमलाई भी है, लेकिन वो केरल और तमिलनाडु के साथ साझा करता है, इसलिए उसको मैं केरल में ही इंक्लूड कर देता हूँ। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ का फेमस। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ढेर सारे हैं। महाबलीपुरम, ये महाबलीपुरम लिखा हुआ है, ये पुरम है। महाबलीपुरम एक मंदिर है जिसको पल्लव शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? पल्लव रूलर ने बनवाया था। पल्लव 7वीं शताब्दी के आसपास, 6ठी या 7वीं शताब्दी के आसपास महाबलीपुरम, ठीक है। इसमें 2018 में चीन के राष्ट्रपति यहाँ पर विजिट करने आए थे, तो ये बहुत ही चर्चा में रहा था। एग्जाम में पूछा जा सकता है महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। ये विश्व विरासत स्थल में शामिल भी है। दूसरा विरासत स्थल कौन सा है? बृहदेश्वर टेम्पल। ये किसने बनवाया था? ये राजराज चोल ने बनवाया था। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। राजराज चोल, चोल साम्राज्य का राजा था राजराज चोल, उसने बनवाया था बृहदेश्वर टेम्पल। तो इसको क्या कहते हैं कि महाबलीपुरम किसने बनवाया? पल्लव शासकों ने बनवाया। किसने बनवाया था एग्जैक्टली पता नहीं है किसी को, तो ये पल्लव शासक हो जाते हैं, पल्लव रूलर्स हो जाते हैं। बृहदेश्वर चोल शासकों ने बनवाया था और इसमें राजराज चोल ने बनवाया था। फिर आए नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो ऊटी एक हिल स्टेशन है, फिल्म में देखते होंगे तो वहाँ पे अक्सर आपको मिल जाता है। थोड़ा सा आपको बता देते हैं ऊटी कहाँ है। ऊटी यहाँ पे कोयम्बटूर एक ज़िला है तमिलनाडु में, इधर एग्जैक्टली कोयम्बटूर, तो यहीं पर है ऊटी, ठीक है। तो ऊटी में
जो पर्व एक हिल स्टेशन है, तो यहाँ पर माउंटेन रेलवे है। माउंटेन रेलवे का मतलब समझ रहे हैं, जो टॉय ट्रेन होती है वो चलती है और उसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि और उसका नाम क्या रखा है ऊटी में, नीलगिरी माउंट रेलवे, ठीक है, माउंटेन रेलवे। और नीलगिरी माउंटेन रेलवे के अलावा भी बहुत सारे जो रेलवे हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, जैसे दार्जिलिंग में जो टॉय ट्रेन है उसको भी विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है, और कालका शिमला वाले को भी प्राप्त है। तो ठीक है, कालका शिमला में भी चलती है टॉय ट्रेन, उसको भी विश्व विरासत स्थल में दर्जा दिया गया है। और दार्जिलिंग में चलती है यानी पश्चिम बंगाल में चलती है, उसको भी जो है उस टॉय ट्रेन को भी दर्जा दिया गया है विश्व विरासत स्थल का। तो ये बात तमिलनाडु की थी। पाँचवा क्वेश्चन आज देखते हैं, किस संस्था ने हाल ही में बायो ईंट बनाने का कारनामा किया है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट है बिल्ट फर्स्ट बायोब्रिक बिल्डिंग इन इंडिया? ठीक है, IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या IIT रोपड़? सही आंसर क्या है? IIT हैदराबाद। अभी याद करो, हमने पढ़ा था IIT मद्रास ने भी कुछ बनाया था। क्या बनाया था? नियो बोल्ट बनाया था। क्या बनाया था बच्चा? नियो बोल्ट। ये क्या था? एक मोटर व्हील चेयर था। व्हील चेयर मतलब समझ, जैसे मोटरसाइकिल होता है उसे मोटर व्हील चेयर था। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। IIT रोपड़ ने भी हाल ही में क्या बनाया था? बायो एयर प्योरीफायर। क्या बनाया था? बायो एयर प्योरीफायर बनाया था, पिछले हफ्ते कवर किया था। तो ये देख लीजिएगा। ये क्या है, देखते हैं कि बायो ईंट क्या होती है भैया। बायो ईंट क्या होता है? जो हम लोग कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो उनके जो स्टबल्स होते हैं, स्टबल्स का मतलब समझ रहे हैं? स्टबल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो जैसे कि दाल होती है, दाल की जो जड़ें बच जाती हैं उनको स्टबल्स बोलते हैं। तो ऐसे जितने भी एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, यानी कृषि के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, बचे हुए पदार्थ होते हैं, उनको जो है उनके द्वारा IIT हैदराबाद के एक रिसर्चर ने क्या बनाया है? ईंट बनाया है। और इस ईंट का यहाँ पर देखो घर बना के दिखाया है। तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो देश के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ईंट बनाने के लिए क्या होता है? कोयला खर्च करना पड़ता है भट्टे में, और उससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है। अगर एग्रीकल्चर वेस्ट से ईंट बनाने लगेंगे हम लोग, तो ये आगे के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है। और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होता है, 2 और 3 रुपये एक ईंट आता है। जबकि और भी थोड़ा सा देख रहे थे, कॉस्ट ओनली अबाउट 2 to 3 रुपीज़। समझ में आया? अगर हम अच्छे से इसका प्रोडक्शन करें तो इस पर और रिसर्च की ज़रूरत है। कृषि संस्था ने, जो भारतीय कृषि मंत्रालय, इस पर रिसर्च के लिए उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं भैया, और इस पर रिसर्च करो, तो इसको हम अपनाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। तो IIT हैदराबाद ने किया। तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल नहीं मतलब मेरे टेलीग्राम नंबर पर पर्सनली आप जो है मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो आज के लिए मित्रों इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ